नमस्कार, हम राना और देख रहल बानी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स की टीम आज बातचीत करे खातिर सिवान में पहुंचल बिया। सिवान के सुप्रसिद्ध गाइनोकोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी हमारे साथ बनी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, कोरोना का तीसरा लक्षण आया हुआ है, तीसरा वेव आया हुआ है और लोग परेशान हैं। और जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रही हैं रोज, जैसे IMA का आप लोगों का मीट हुआ और उसके बाद से बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स पॉजिटिव होने लगे, उसके बाद संख्या एकाएक पूरा बिहार में मतलब एकदम बूम कर गया है। लोग पैनिक हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया का प्रोपेगेंडा है, कुछ लोग सीरियस ले रहे हैं। आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप लोगों को क्या सजेशन देती हैं इस पर? नहीं, ये ओबियसली ओमिक्रॉन तो आया ही है। तीसरा लहर है USA में और इजराइल में, सब जगह आया हुआ है। विदेशों से हर बार आता है, हमारे देश में आता है। तो हमेशा जो विदेश से कोई ना कोई बंदा है वो लाता है और वो धीरे धीरे स्प्रेड कर जाता है। इस बार जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा वेव की तुलना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बट अच्छी बात यह है कि ये मारक कम है, मतलब वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। मगर आप जितना भी वैक्सीन लगा ले, वो कोरोना वायरस अपना रूप चेंज कर लेता है, अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेता है, जीन चेंज कर लेता है। और उसके कारण हर बार हमारा वैक्सीन जिस पे काम करने वाला था उससे अलग डिफरेंट एक नया वेरिएंट आता है। पता नहीं ये कब तक, कितनी बार तक आता रहेगा। पर आपको केवल वैक्सीनेशन ही करना है। वैसे तो दवाइयाँ भी आ रही हैं। 20 कंपनीज जो है, फार्मा कंपनीज, वो हमारी वो दवाइयाँ ला रही हैं। लेकिन अभी एक आ भी गया है और सिवान में भी अवेलेबल हो गया है अब। लेकिन आपको बचाएगा, मतलब आपको उसका इंतज़ार नहीं करना कि दवा लेने की ज़रूरत पड़े। आपको पहले खुद से ही इम्यूनिटी मजबूत करके रखना है। जंक फूड नहीं खाना है। दवाइयाँ आपको जो है लेने की नौबत ना आए, उसके लिए आपको वैक्सीनेशन कराना है ना। और अगर आपको पहले से कोरोना हो चुका है तो एंटीबॉडी है आपके शरीर में। पर वैक्सीनेशन का भी एंटीबॉडी जो है वो केवल 9 मंथ ही रहता है। तो इसलिए आपको बूस्टर डोज जब भी टाइम है, मतलब कि जब भी सरकार आपको टाइम देती है कि इस टाइम आपको वैक्सीनेशन करवाना है, तो आपको करवाना पड़ेगा। जैसे स्पेशली आप स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं। हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज भी जो एजुकेशन रेशियो है काफ़ी कम है, अशिक्षित महिला ज़्यादा हैं। वो हॉस्पिटल्स आना होता है अगर प्रेगनेंसी है तो वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जिनके पास छोटा बच्चा है, वो इस कोरोना से अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें? वो किस तरह की सावधानी बरतें? वो आपको हमेशा बस जैसे पहले प्रोटोकॉल था कोरोना का कि मास्क पहनना है और हैंड वॉश करते रहना है, हैंड सैनिटाइज़र यूज करना है। तो बस वही कर सकते हैं। और आपके हाथ में कुछ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। कहीं भी जाने से पहले पॉकेट में आपको हैंड सैनिटाइज़र रखना है और हमेशा हैंड सैनिटाइज करते रहना है। ये केवल बचाव ही आपकी सुरक्षा है। आप और अभी आपके पास कोई भी ऑप्शन, हथियार नहीं है कि आप उसको मार सकते हो। आपके पास कोई दवा भी अभी अवेलेबल आपके पास नहीं है। आपके गांव घर घर हाथों हाथ नहीं है। तो इसलिए आपको तब तक, और जो मेडिसिन्स हैं कितनी महंगी हैं, ICU के खर्चे कितने महंगे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना का लक्षण है, तो आपको फीवर भी है, तो कृपया आप कुछ दिन तक खुद को आइसोलेट कर ले। अब आइसोलेशन और क्वारंटाइन दोनों में फ़र्क है, तो इसलिए आपको खुद से को आइसोलेट करके रखना है। जैसे सवाल एक ये है मैम कि अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, उसको कोरोना हो गया, तो क्या कोरोना का असर बच्चे पे भी जाएगा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चे को भी हो सकती है? अभी डेल्टा वायरस के टाइम में बहुत सारी पेशेंट को बच्चे गर्भाशय के अंदर ही बच्चा मर जा रहा था। और बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो एम्बुलाई जो हैं, थ्रोम्बस, वो थ्रोम्बाई जो थे वो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के रास्ते में वो क्लॉट्स बना दे रहे थे और बच्चे को अच्छे से ऑक्सीजन, ग्लूकोज
जितना भी न्यूट्रिशन है वो मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे का इंट्रायूट्राइन डेथ हो रहा था और बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया की डॉक्टर्स का व्हाट्सएप पे मैसेजेज आ रहा था। प्लेसेंटा में भी कुछ कुछ थक्का थक्का दिख रहा था। तो वो पिछली बार डेल्टा वायरस से तो इतना दिक्कत हुआ था कि बच्चे को इफ़ेक्ट पड़ रहा था। पर अब जब सरकार ने 100 करोड़ से ज़्यादा 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर दिया है और गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली भी महिलाएं वैक्सीनेशन ले चुकी हैं, कम से कम 1 डोज ले चुकी हैं, तो अभी इस बार चांस तो बहुत कम है। और दूसरी बात है कि इतना विरुलेंट नहीं है ओमिक्रॉन जितना डेल्टा वायरस से है। पर आप ये नहीं जान रहे हो, आप जब भी टेस्ट करा रहे हो, अगर आपको फीवर है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कफ है, तो आप ये नहीं जान रहे हो कि आपको डेल्टा वायरस है या फिर आपको ओमिक्रॉन है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क रहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि आप कोविड पॉजिटिव तो हो, पर पॉजिटिव अगर डेल्टा वायरस से हो तो बहुत खतरनाक है। तब तो बच्चा पेट में भी मर सकता है। अभी हमारी बिहार की पास्ट प्रेसिडेंट, पटना ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमिला गुप्ता, उनका डेथ हो गया और आज उनका कॉन्डोलेंस भी है, पूरे पटना में कॉन्डोलेंस ये किया जा रहा है। तो वो ओमिक्रॉन तो ओबियसली नहीं था, वो तो डेल्टा था, क्योंकि ओमिक्रॉन से मौत शायद ही हो, लेकिन फिर भी है कि हाँ, अब तो बच्चों को भी इम्यूनाइज किया जा रहा है। एक दिन में 5 लाख बच्चे इम्यूनाइज हो रहे हैं और जिस स्पीड में हमारा इंडिया वैक्सीनेशन लिया है और वैक्सीनेशन हुआ है, वो तो काबिले तारीफ़ है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग बहुत अच्छे से इस तीसरी लहर से बाहर आएंगे, जीत के आएंगे। हम लोग इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन हम लोग स्प्रेड करने से बचा सकते हैं अगर हम लोग केवल मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और बिना बात के ना जाएं बाहर। जैसे आज से हमारा कल से दिल्ली में सैटरडे कल था, तो वीकेंड जो है वो बंद हो रहा है। पहले तो कर्फ्यू केवल नाइट में था, वो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। नाइट में तो सब अपने घर में रजाई में दुबके होते हैं, तो फिर नाइट में कैसे ओमिक्रॉन फैल सकता है? दिन में सब मॉल में, हॉल में इतना घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और अपने अपने काम पे जा रहे हैं, एकदम रस में जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहन रहा है। तो दिन में इतना फैल रहा है, रात में तो फैल ही नहीं रहा था। तो फिर नाइट कर्फ्यू का मुझे कोई आधार नहीं लग रहा था। बट अभी जो वीकेंड को उन्होंने रोका है, ये बहुत बढ़िया कदम है। और आज तो हम लोगों के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठक भी करने वाले थे 4:30 बजे से। कुछ देर में डिसीजन भी आएगा कि क्या क्या बैठक में निर्णय लिया गया है देश के लिए। तो मैम एक और सवाल है, अगर मान लीजिए कोई महिला है जो बच्चा है उनका छोटा, वो दूध पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, और उस वक्त अगर कोरोना की चपेट में वो आ जाती हैं किसी न किसी कारणवश, तो फिर उस बच्चे को दूध पिलाना सेफ है या पिलाएं तो कैसे पिलाएं, या क्या उसका उपाय है? मैं तो उम्मीद करती हूँ कि वो माँ ने ज़रूर कोरोना का वैक्सीनेशन लिया होगा। अगर लिया है तो माँ के अंदर में एंटीबॉडी होगा, जो इतने दिनों से दूध के रास्ते बच्चे तक पहुंच ही रहा होगा। क्योंकि हम लोग मदर मिल्क, माँ का दूध सर्वोत्तम है। जुलाई में हम लोग 1 हफ्ता ब्रेस्ट फीडिंग पे भी चलाते हैं कार्यक्रम कि माँ का दूध सर्वोत्तम है, इसीलिए क्योंकि एंटीबॉडी माँ का बच्चे के शरीर में जाता है। बाकी बहुत सारी दूध से जो फार्मूला फीडिंग है या फिर जो भी हमारा डब्बा का दूध है या गाय का दूध है, सबसे बच्चे का पेट भरता है, सबसे बच्चा मोटाता है, सबसे बच्चा बल्कि ज़्यादा मोटा जाता है बाहर के दूध से। और वो सब कुछ अच्छा है, उसमें सारे तरह के न्यूट्रिशन मिला सकते हैं। पर एंटीबॉडी कहाँ से मिलाओगे? एंटीबॉडी तो मदर मिल्क से ही आएगा। इसलिए हम लोग पूरा वीक जो है, 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरा हफ्ता ब्रेस्ट फीडिंग पे देते हैं कि उसको हम लोग प्रमोट कर सके। क्योंकि आजकल लड़कियां फिगर ख़राब होने के डर से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहती हैं, पर हम लोग बताते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट है। मदर और बेबी का बॉन्डिंग होने के साथ आपको एंटीबॉडी जो है वो चला जाएगा, तो बच्चे का गट जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। कोई वायरस अगर मान लीजिए बच्चा निगल गया है, अपर इसोफेजियल ट्रैक्ट, ऐसे तो कोरोना
नहीं, कोरोना के अलावा बहुत सारे जैसे टाइफाइड के स्पोर्स हैं, चाहे कुछ भी है, तो बच्चे का इंटेस्टाइन मजबूत रहेगा। वहाँ पे एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए अगर वहाँ अवेलेबल है तो वो बच्चे को डायरिया नहीं होगा। बच्चा को माँ का दूध पीने से इतना फ़ायदा है, और बच्चे को ऊपर में एलर्जी का चांस भी कम होगा क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन ई भी है। तो बच्चे को दमा वगैरह से बचने का, निमोनिया से बचने का बहुत चांसेज रहता है अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है। और अपने बॉडी का टेम्परेचर बच्चे को आप दे रहे हैं तो बच्चे को हाइपोथर्मिया, ठंडा से भी बचा पाती हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में तो है कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया या आपको कोविड हो गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी, तो आपको तो या आपने वैक्सीनेशन लिया, हर हाल में आपके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। और ये एंटीबॉडी बॉडी 9 मंथ तक ही रहता है। 9 मंथ के बाद हम लोग को बूस्टर डोज लेना होता है। तो 9 मंथ तक पहले आपने लिया हुआ है तो आपके बच्चे को प्रोटेक्शन है। आप दूध खूब पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप रोकने का कोई ज़रूरत ही नहीं। ऐसे भी बच्चे का हक है कि आप उसे माँ का दूध मिलना चाहिए। बिल्कुल। और अभी तो 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी, 18 साल से नीचे के बच्चों को भी लगना शुरू हो गया है, वैक्सीनेशन हो रहा है, और उसमें सरकार चॉकलेट भी दे रही है ताकि बच्चा आके ले। तो अंत में आप जो भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनको क्या मशवरा या राय सलाह देना चाहेंगी कोरोना को लेकर? कि ओमिक्रॉन बहुत डैमेजिंग नहीं है, लेकिन आप हर बात पे जांच कराने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग अभी तक इस बार थर्ड लहर में तो अभी तक हम लोगों ने कोविड टेस्ट नहीं लिखा है। ऐसे भी लिखने जैसे भी बुखार पता चलता है तो वो लोग बोलते हैं मैडम ठंडा लग गया, तो टाइफाइड था पिछली बार तो शायद फिर से टाइफाइड हो गया। तो वो लोग कोई भी चाहता नहीं है करवाना, पर अगर एक तो कपल भी आए तो वो लोग बोल रहे थे हम दोनों को ठंडा लग गया, ये लग गया। तो हम लोगों ने भी अभी टेस्ट नहीं कराया है, अभी तक एक भी टेस्ट नहीं लिखा है, नहीं कराया है कि इतना विरुलेंट नहीं है, और पेशेंट का पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब सही जा रहा है। तो टेस्ट की उतनी ज़रूरत नहीं, बस आप ज़्यादा बाज़ार नहीं घूमिए और आइसोलेट कीजिए। और आपको बुखार आने के पहले आप कितने लोगों से टच में थे, उन लोगों को भी थोड़ा बोलिए कि वो अपने आप को घर में आइसोलेट नहीं भी करें, अलग थलग नहीं करें, तो कम से कम घर में रहें, क्वारंटाइन कर लें। और 7 दिन गाइडलाइन है इंडिया के लिए कि आपको 7 डेज आपको अलग रहना है। तो पहला लहर में हम लोग 14 दिन से 20 दिन अलग रख रहे थे, बाद में हम लोग 10 दिन, दूसरा लहर में 10 दिन तक रखा, और तीसरी लहर में हम लोग 7 दिन ही अलग रखने को कह रहे हैं। अगर आपको फीवर है तो, अगर फीवर के साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कफ है, हल्का कफ, आपको जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा में भी फ्लू में भी तो सारे लक्षण ऐसे भी आ रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा के मरीज हैं और आपको फ्लू का लक्षण है पर कोविड पॉजिटिव भी आ रहा है। तो कभी कभी दोनों इन्फेक्शन होते हैं। तो जिस तरह से इन्फ्लुएंजा के जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जो और 8 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, उनको हर साल बोला जाता है कि आप 1 डोज वैक्सीनेशन कराइए हर साल। उसी तरह से आपको लगता है कि हम लोगों को बूस्टर डोज हर साल लगाना पड़ेगा। और जो हाई रिस्क पेशेंट होंगे और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनको जब उनका ये लहर ख़त्म हो जाए और जब देश का वैक्सीनेशन पूरा हो जाए तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। पूरे लोग जब इम्यूनाइज होंगे तो कोरोना को वो बॉडी चाहिए जो नॉन इम्यून है। कोरोना उसी के बॉडी को अटैक करता है जिसको डैमेज है, जिसका इम्यूनिटी कम है, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जिनको HIV का दवा चल रहा है या HIV का इन्फेक्शन है या कैंसर की दवाइयाँ चल रही है या थायराइड है, शुगर है, BP है या ओल्ड एज है। तो उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटी है और जो हाई रिस्क पेशेंट है उनके लिए है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि ये गले से थ्रोट तक यहीं तक है हमारा। इसके नीचे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो पूरा फेफड़ा को जो पकड़ के और वो पत्थर की तरह बना देता था, कंसोलिडेशन जो आता था CT स्कैन में, इस बार CT स्कैन कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इवन एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ ऊपरी तह पे ही वो इन्फेक्शन करता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भाप ले, क्योंकि आपको कोरोना जो है, आप जो भी गरम पानी पी रहे हैं या दिन भर गर्म पानी पी रहे हैं या गलगला कर रहे हैं, तो वो गले
के लिए कर रहे हैं, पर वो पारानेजल साइनस मतलब नाक के पीछे जो पारानेजल साइनस वहाँ छुपा बैठा होता है 2-3 दिन तक, और 2-3 दिन ही बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो भाप सुबह शाम लेंगे अगर आप, तो वो पीछे में जाके वो मार देगा, क्योंकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोरोना वायरस जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, और 100 डिग्री पे तो वो मर जाता है। तो भाप तो 100 डिग्री पे निकल रहा है आपको, तो वो ऑब्वियसली मर जाएगा, फिर आप किसी को नहीं फैला पाओगे। तो सुबह घर से निकलने से पहले भाप ले लें, और शाम को घर से आने के बाद भाप ले लें, और ज़्यादा हैंड सैनिटाइज करते रहे। इस बार इतना नहाने वहाने की ज़रूरत नहीं है कि बाहर कपड़े खोल दें, ये कर दें, लेकिन हाँ, जो प्रोटोकॉल है कोरोना का पिछले साल का, वो सेम करना है। हम आपने टाइम दिया और बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग इतना शहर के लोगों को जागरूक कर रहे हो, उन्हें बचा रहे हो, उनकी सेहत के लिए इतना काम कर रहे हो, और आप भी इतनी रात को मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, उसके लिए भी धन्यवाद। तो रुआ बातचीत सुनने हैं, बदकुचन सुनने हैं, हमारे साथ रहने हैं सिवान के मशहूर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी। यहाँ से कोरोना के जौन वर्तमान हालात बटे और में अपना आप के कैसे बचा के रखल जाओ, ए पर बातचीत भइला। ये बातचीत कितना सार्थक बा, एक पर प्रतिक्रिया दे के ज़रूर बताई, और मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो कर ली। फेसबुक देखा नहीं तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई ताकि हर एक लोग तक की जानकारी पहुँच सके।